हाय बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास से आसानी से समझ में आ रही होगी। पिछली हमारी क्लासों में हम पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारों की परिभाषा के बारे में। कुछ संकल्पनाएं पढ़ रही थे, हमने 2 संकल्पनाएं पढ़ ली थी, आर्रेनियस की और ब्रोंस्टेड और लोरी की संकल्पना। आज हम पढ़ेंगे जो तीसरी हमारी संकल्पना है, लुईस की संकल्पना। लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना। देखो, लुईस की अम्ल और क्षार संकल्पना के बारे में आज हम बात करेंगे। तो लुईस की जो अम्ल और क्षार संकल्पना है वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। देखो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसके बाद में लुईस की संकल्पना पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक हमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में यदि पता नहीं होगा तो हम अम्ल और क्षारों के बारे में कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो बात करेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की। देखो, परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है, ये इसका क्या होता है, नाभिक। ये बाह्यतम कोश, यहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन। तो कोई भी परमाणु होता है उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता होती है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम। यदि अष्टक के नियम के अनुसार बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका वो क्या है, बाह्यतम कोश भरा हुआ रह जाता है। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, उसके पास में कमी हो गई, और कमी हो गई तो क्या करेगा, साझे में किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा या किसी दूसरे परमाणु से साझा करेगा। किसका, इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अब इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, और वो इलेक्ट्रॉन यदि किसी दूसरे परमाणु से साझा करते हैं, मान लो जैसे हमारे पास में नाइट्रोजन है, कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक 7। अब ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो कितना होता है, 2 और 5, 5 और 2 7। कितना हो गया, तो बाह्यतम कोश में, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो, ये 2 कक्षा हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ कितने चाहिए हमारे पास में, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने कमी रह गए इलेक्ट्रॉनों की, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई इसके पास में कमी। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, साझा करेगा। देखो कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 5 इलेक्ट्रॉन। ये इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये कोई ए परमाणु है, ये कोई बी परमाणु है, ये कोई सी परमाणु है। ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आसानी से दिखाई दे दे।
अब ये क्या करेगा, देखो ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा, ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा और ये इससे बॉन्डिंग कर लेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते। देखना यहाँ 2 और 2 4, 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका बाह्यतम कोश पूरा भर गया। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन क्या थे, बंधन में भाग नहीं लेते, बॉन्डिंग करने में भाग नहीं लेते। और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर जो दो हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन है, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। एक बार और उदाहरण लेके आपको समझा देता हूं मैं। जैसे दूसरा उदाहरण यदि हम ऑक्सीजन का लें, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, 2 और 6। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। भाई बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए अष्टक नियम के अनुसार अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। अरे जैसे मान लो हमारे पास में, हम कहीं बाजार में गए, तब हमारे पास में हमें कोई वस्तु पसंद आ गई, कोई खाने की वस्तु पसंद आ गई या कोई खेलने की वस्तु पसंद आ गई, और वो मान लो 10 रुपए की है। वो मान लो कितने रुपए की है, 10 रुपए की है। और आपके पास में कितने रुपए हैं, 8 रुपए। तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त को कहोगे कि तुम मुझे 2 रुपए क्या कर दो, उधार दे दो। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। दो किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जैसे ये ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4 5 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये मान लो कोई ए परमाणु है, इसके पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, बी परमाणु है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है इसको, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना है। इसका मतलब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अष्टक पूर्ण होने की, ये अपने दोस्त के पास गया कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने कहा कि ले जा। दूसरे दोस्त के पास गया कि तू भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसने भी कहा तू ले जा, और मेरा भी अष्टक पूरा हो जाता है और तेरा भी काम हो जाएगा। देखना यहाँ 1 और 2 3 और 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब ऑक्सीजन का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसका काम निकल गया, अर्थात इसका अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन हमारे पास में दोस्तों गौर से देखना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो युग्म हैं, इलेक्ट्रॉनों के युग्म हैं, ये दोनों ही बॉन्डिंग में भागे नहीं ले रहे, साझा करने में भाग नहीं ले रहे, युग्म बनाने में भाग नहीं ले रहे, बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उसे एकांकी इलेक्ट्रॉन
युग्म कहा जाता है। क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इंग्लिश में प्यार से इसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात देखो, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। और यहां क्या है, देखो जोड़े में है, क्या है, जोड़े में है। ये क्या होंगे, बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे और उन्हें क्या कहेंगे हम, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, और उस एग्जाम्पल से आप आसानी से क्या होगे, समझ जाओगे। दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में, दो परमाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक और बता देता हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला ले लो, क्या होता है, फ्लोरीन कितना होता है, 9। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। देखो इस प्रकार से लिखा जाता है, नीचे तो हो गया परमाणु क्रमांक और ऊपर क्या होता है, परमाणु भार। यही ले लो फ्लोरीन, 9 दूनी 18। तो ये तो क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान या भार, और ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। देखो कितने हो गए, 2 और 7। कितने हो गए, 2 और 7। बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे, अष्टक पूरा किया हमने, 8 इलेक्ट्रॉन में से बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, कमी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा, साझा कर लेगा। कैसे कर लेगा, अभी बताते हैं कैसे कर लेगा। ये है हमारा फ्लोरीन, प्यारा सा फ्लोरीन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और ये 1 7। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अभी पूरा कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। हमारे पास में हमारा दोस्त है ए, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन रखता है पास में। ये कहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। इसे यदि विनम्र अपील करेंगे तो क्या कहेगा, ले लो भाई। इसका मतलब इसका भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। लेकिन हमारे पास में देखो 1 2 3, ये तीनों ही जो युग्म हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, अष्टक पूरा करने में भाग नहीं ले रहे। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और हमने क्या कहा था कि लुईस और अम्लसार की संकल्पना भी किसके ऊपर आधारित है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर ही आधारित है। इसका मतलब हम अब आसानी से समझ जाएंगे कि लुईस की अम्ल और सार की संकल्पना के आधार पर अम्ल किसे कहेंगे और सार किसे कहेंगे। आया समझ में? अब देखना, हम पढ़ेंगे लुईस की अम्ल सार संकल्पना के आधार पे अम्ल किसे कहेंगे और सार किसे कहेंगे। लुईस की अम्ल सार संकल्पना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इसके अनुसार लुईस के
अनुसार वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है तथा जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उसे अम्ल कहा जाता है। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं और जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल। अर्थात हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता वो तो क्या हो गया? क्षार। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही वो क्या हो गया आपका? अम्ल। इस प्रकार से लुईस ने अम्ल और क्षारों की क्या बता दी? परिभाषा। अभी मैं आपको यह समझाऊंगा कि किस प्रकार से दान करते हैं, किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। एक बार आप फिर से देखना कि वे पदार्थ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, ध्यान से देखना, जो दान करेगा वो क्षार कहलाएगा, जो ग्रहण करेगा वो अम्ल कहलाएगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार कहलाएगा और ग्राही क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अपनी कॉपी में नोट कर लो, कॉफी पास लेकर बैठा करो, नोट्स बनाया करो अपनी कॉफी में ताकि आपको काम आए। बिल्कुल आपको निश्चित रूप से यही नोट सफलता प्राप्त करवाएंगे। बढ़िया, अच्छी तरह से इनको बार बार रिपीट करना ताकि आपके काम आते रहें। ऐसा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब देखना, यहां मैं आपके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाएगा? क्षार। और ग्राही क्या कहलाएगा? अम्ल। देखना ये हमारे पास में एक क्या है? BF3 नाम होता है इसका बोरोन ट्राई फ्लोराइड। यदि इस BF3 की हम क्या करवा दें? किसके साथ में? किसी दूसरे पदार्थ के साथ में क्रिया करवा दें। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पे F है, F के पास में क्या थे? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी क्योंकि F के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? 1 इलेक्ट्रॉन की। क्या कर लेगा ये? साझा कर लेगा इलेक्ट्रॉन का। देखना कैसे? BF3 प्लस NH3। हमने देखा था नाइट्रोजन को कितने थे? नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में। कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे?
एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, एक ए से कर लिया, एक बी से और एक सी से, 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इसमें से देखो इसकी कमी पड़ रही है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको दान कर देगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देगा, दान कर देगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर देगा, तो क्या हो जाएगा BF3NH3। इस प्रकार से तीर का निशान लगा देंगे। तीर का निशान नहीं है ये क्या है, बॉन्ड है, क्या है ये, बंध है। और कैसा बंध है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, प्यार से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म का जो दान करता है, अर्थात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध। तो इसका भी क्या हो गया, अब यहाँ देखना, आप कहोगे सर अम्ल और सार की बात हो रही थी, तो अम्ल और सार यहाँ बताऊंगा, पहले देखना ये क्या हो गया, उपसहसंयोजक बंध। एक बार इसको बाद में बताऊंगा, हैशटैग लगा के आप याद रखना। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता, हमने क्या कहा कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता अर्थात दान करने वाला, तो क्या हो गया, क्षार हो गया। तो इसको तो क्या कर दिया, क्षार। और जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल कहलाएगा। हमने वहां लिखा है ना कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो दाता होता है ये दान कर रहा है, इसका मतलब ये तो क्या है, क्षार है। और जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये हो गई आपकी अम्ल और क्षार की डेफिनेशन। समझ में नहीं आया और बता दूंगा, एक बार यहां देखना, उपसहसंयोजक बंध कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से निर्मित बंध, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से निर्मित, या कह सकते एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान से निर्मित बंध क्या कहलाएगा, उपसहसंयोजक बंध। इस उपसहसंयोजक बंध को तीर के निशान से दर्शाया जाता है। तो तीर का निशान किधर से किधर होता है, दाता से ग्राही की ओर, दाता से ग्राही की ओर क्या होता है, एक उपसहसंयोजक बंध होता है। अभी आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा, आप ये बनाओ अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया, और देख लो आगे लिखा दूंगा आपको उपसहसंयोजक बंध। जैसे ये हमारे पास में AlCl3 है, यदि AlCl3 की यहाँ H2O के साथ में करवाएं तो क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन है हमारे पास में, हमने अभी देखा था ना ऑक्सीजन, कितना परमाणु क्रमांक होता है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 और 6। ये ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6। ये ए से इसने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और बी से एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में रह गए। अब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास में, तो ये क्या कर देगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देगा, देखो इसके पास में 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देगा, दान कर देगा। क्या कर देगा, एकांक, आप देख रहे होंगे ये H2O, देखो इसको मैं उधर बना देता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये 2 ये 2, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाए मैंने, एक इलेक्ट्रॉन तो इससे साझा कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में रह गए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर देगा, साझा कर लेगा, और कैसा हो गया AlCl3, और इधर दे रहा है इसको दे रहा है, इसका मतलब ये जो बंध क्या हो गया,
उप सहसंयोजक बंध। और जो दान करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार, और जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल। आया समझ में? इस प्रकार से क्या हो गया? ये हो गया आपके लुईस के अम्ल क्षार। एक बार आपको उप सहसंयोजक बंध के बारे में लिखा देता हूं। उप सहसंयोजक बंध, तो लिख लो, एक काम की इलेक्ट्रॉन युग्म से निर्मित बंध को उप सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसे दाता से ग्राही की तरफ तीर के निशान से दर्शाया जाता है। इसे क्या? तीर के निशान से दर्शाया जाता है। हो गया? अब देखना, लिखा देता हूं आपको लुईस अम्ल कैसे कैसे। अब लुईस अम्ल की बात कि जहां यदि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता है, देखो ग्राही, इसका मतलब वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन न्यून हो गए। इसका मतलब वो कैसे हो गए? इलेक्ट्रॉन न्यून। तो लुईस अम्ल वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है तथा ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। जैसे BF3, AlCl3, Mg+, Ali2, ये सभी क्या हैं? आपके लुईस अम्ल हैं। लिखो, ऐसे ही लुईस क्षार हो जाएंगे। इसका उल्टा कर लो। लुईस क्षार, लुईस क्षार ऐसे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है और ये इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक कहलाते हैं। अर्थात इनके पास में इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे NH3, H2O, SO2, PH3, फोस्जीन इसको बोलते हैं, फोस्जीन, etc। ये क्या हो गया? हमारा लुईस का
क्षार हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आपकी तीनों संकल्पनाएं कंप्लीट हो जाती है। हमने अम्ल और क्षारों के बेसिक गुण देखे थे, उसके बाद में उनकी डेफिनेशन देखी थी। तीन वैज्ञानिक थे, आर्नियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा, ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा और लुईस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। इस प्रकार से हमारे यहाँ एसिड बेस की डेफिनेशन पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे पीएच के ऊपर। इतने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।